Hello guys, welcome back to the Vedant Education channel. This is class for Hindi medium chemistry 12th science electrochemistry हम चैप्टर पढ़ रहे थे। नया टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। You know very well this is EMF, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना और उसकी किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप इसको सेल विभव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। किसी सेल का सेल विभव मापी की सहायता से हम ज्ञात कर रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना था कि सेल विभव अगर मैक्सिमम है, अधिकतम है, तो उसी को हम उसका विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब बच्चों, आपके दिमाग में अगर ऐसे आ रहा है कि भैया सेल विभव मैं ऐसे निकाल सकता हूं सर, ई सेल इक्वल्स टू ई आर माइनस ई एल, कैथोड माइनस एनोड करके मैं निकाल सकता हूं। बेशक आप निकाल सकते हो बच्चों, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ई सेल है वो आप कब निकालोगे, जब सेल किस में हो, लोड में हो, है ना। सेल विभव या ईएमएफ को हमने विभवांतर से अंतर देखा था, तो सेल जब कार्य कर रहा है, लोड में है, तब हम ये सब कर सकते हैं। ये कैसे मालूम चलता है हमें, वोल्ट मीटर के द्वारा मालूम चल जाएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मालूम है, इसका मालूम, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। और ये सेल विभव कौन बताता है, वोल्ट मीटर भी बताता है। लेकिन वोल्ट मीटर कहाँ लगता है बच्चों, परिपथ के अंदर लगता है। और परिपथ में अगर वोल्टमीटर लग रहा है, इसका मतलब सेल काम करेगा जब ही वो वोल्टमीटर वोल्टेज दिखाएगा। इसका मतलब हम ईएमएफ जो है, विद्युत वाहक बल जो है, वो वोल्टमीटर से और इनसे पता नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों ईएमएफ होता ही क्या है, जब सेल पे काम नहीं हो रहा हो, जब सेल कार्य नहीं कर रहा हो, उस वक्त उसमें जो विभव है ना, अधिकतम विभव, वही क्या है, उसका ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है। तो इसका मतलब वोल्टमीटर तो यूजलेस हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या यूज करना होता है ऐसे में, विभव मापी। विभव मापी क्या करता है, ऐसे समय पे उसका विभव पता करता है जब वो काम में नहीं आता। और तरीका क्या होता है इसका, ये एक दूसरे सेल से इसका कंपैरिजन करता है। ठीक है, संपूर्ण का कार्य करता है, इसका एक सिद्धांत होता है, वो अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसमें लेते हैं, इसमें सामान्य विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग नहीं होता। अरे बच्चों क्यों नहीं होता, और इसका कहने का मतलब क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम देखिए, सामान्य सेल का विभव स्थायी नहीं होता। जो सांद्रता परिवर्तन के साथ बदलता है। और हमें क्या चाहिए बच्चों, एक स्टेबल पोटेंशियल चाहिए, स्थायी आवेश, स्थायी विभव चाहिए किसी भी सेल का, जिसको हम इसमें विभव मापी में यूज कर सकें। दूसरा देखो, यह सेल क्या है, ये सेल क्या नहीं होते हैं, उपयुक्त मात्रा में, ठीक है, उत्क्रमणीय नहीं होते। क्या नहीं होते, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय नहीं होते। ठीक है, इन द लास्ट यहाँ पे जो एक और प्रॉब्लम आती है कि इनका ताप गुणांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, देखो बच्चों क्या है, अपन क्या चीज़ की बात कर रहे हैं, विभव मापी में हम डायग्राम बना करके देखेंगे कि कैसे किसी सेल को विभव मापी में लगा करके उसका विभव हम पता कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम ईएमएफ बोलेंगे उसको, क्योंकि हम ऐसे टाइम पे या ऐसे तरीके से उस विभव का पता करेंगे जब सेल कोई कार्य नहीं कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब उसके लिए हमें क्या होता है, एक मानक सेल की आवश्यकता होती है विभव मापी में। कैसे होगा, कौन होगा, कैसे उपयोग होगा, वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक लड़ाई ये होती है कि भैया क्यों नहीं हम कोई सामान्य रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल इसमें प्रयुक्त कर ले। तो उसके पीछे कारण क्या है कि उसके कुछ न कुछ क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं।
ड्रॉबैक्स होते हैं, कोई सीमाएं होती हैं। तो देखो इसमें सामान्य विद्युत रासायनिक सेल इसलिए प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि वो स्थायी विभव नहीं देता है, परिवर्तित करता है, उसके अंदर उत्क्रमणीयता नहीं होती है और उसमें ताप का गुणांक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अतः विभवमापी में मानक वेस्टर्न सेल क्या है? मानक वेस्टर्न सेल का उपयोग होता है, जिसकी एडवांटेज क्या है? जिसकी विशेषताएं हैं। क्या यह है? एक ये देखो जो इसके ड्रॉबैक्स है ना बच्चों, इसकी जो कमियां है ना वो क्या है? इसकी विशेषताएं। तो यहाँ स्थायीकरण नहीं होता, यहाँ स्थायी विभव होता है। मतलब आप मानक वेस्टर्न सेल लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? स्थायी विभव मिलेगा। ये उत्क्रमणीय कम होते हैं तो यहाँ क्या होगा? यह उत्क्रमणीय होता है। देखिए बच्चों, कुल मिलाकर के ये हमेशा अनुत्क्रमणीय नहीं होता, लेकिन उसकी उत्क्रमणीय होने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है और इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ क्या है? ताप गुणांक जो है बच्चों, वो ताप गुणांक कम होता है। ठीक है, ये है इस मानक वेस्टर्न सेल की खूबी। और देखो इसका विभव 298 केल्विन पर। देखिए जो सेल आपके पास में है मानक वेस्टर्न सेल, उसकी अगर आप बात करेंगे तो 298 केल्विन टेम्परेचर पर जो विभव देता है वो है 1.0183 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब देखो, अच्छा ये थ्रू आउट इस वोल्टेज को, इस विभव को क्या देता है? समान देता रहता है, इसलिए इसका प्रयोग होता है। देखो इसमें एक ताप गुणांक बोला कि ये कम होता है, तो देखो इसका ताप गुणांक जो है 298 केल्विन पर 0.00005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति केल्विन होता है। अब बच्चों ये समझिए कि भैया इस सेल का जो ताप गुणांक है वो बहुत कम होता है, इसलिए इस सेल को यूज में लेते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या इससे खास बात है? क्या फ़ायदा है? वो देखिए कि जो आपके पास मानक वेस्टर्न सेल है, आप देखो इस यूनिट को, देखो इस यूनिट से आपको समझ में आएगा। ये यूनिट लिखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति केल्विन, मतलब कि किसी भी सेल में ताप को कम ज़्यादा करने पर उसका जो विभव है वो परिवर्तित होता है। क्या होता है बच्चों? ताप को कम ज़्यादा करने पर उसका विभव बदलता है, और विभव बहुत ज़्यादा बदलेगा। 1 केल्विन ताप को कम ज़्यादा करने पर विभव में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, तो उसका ताप गुणांक बहुत अधिक हो जाएगा, जैसे कि सामान्य विद्युत रासायनिक सेल का होता है। लेकिन मानक वेस्टर्न सेल का जो ताप गुणांक है वो बहुत कम होता है, यही इसकी विशेषता है, इसलिए इसको हम विभवमापी में काम में लेते हैं। और वो ताप गुणांक इसका कितना है? 0.00005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति केल्विन। मतलब इस वेस्टर्न सेल में ताप का 1 केल्विन कम या ज़्यादा करने पर इसमें जो वोल्टेज में, विभव में परिवर्तन आता है वो कितना आता है? केवल 0.00005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आता है, जो आप देख सकते हैं नगण्य है। ठीक है ना? क्या सेल के विभव पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि नहीं? तो टेम्परेचर का इफेक्ट इसमें बहुत कम आएगा, मतलब इसका ताप गुणांक क्या है? बहुत कम है। ठीक है, अर्थात क्या है? 1 केल्विन ताप परिवर्तन करने पर इस सेल में 0.00005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभव का परिवर्तन
आता है। बोलो बच्चों, बात समझ में आती है या नहीं आती है? आप लोग ध्यान दीजिए इस बात पे। बाकी फिर आगे हम अब इस वेस्टर्न सेल के बारे में बात करेंगे कि भैया इसका डायग्राम कैसा है, इसकी असेंबली कैसी है, और उन सब चीज़ों को अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे विभव मापी पे चलेंगे। ठीक है क्या? चलो अब अपन देखते हैं कि भैया ये जो सेल है उसका डायग्राम कैसा है, ये कैसा दिखता है। तो देखो क्या है, यह एक एच आकार का सेल है। यह एक एच आकार की नली का सेल है, जहां एनोड में कौन है? CdHg का अमलगम तथा कैथोड में Hg भरा होता है। देखो बच्चों, H आकार की नली बोल रहे हैं, ये लो, ये कुछ इस तरीके से ये H आकार की नली का है। ठीक है, ये हो गया। अब हम कह रहे हैं कि भैया इसमें क्या होता है, कैडमियम और मरकरी, जब धातु को मरकरी के साथ रखते हैं तो वो क्या कहलाती है? अमलगम कहलाती है। और यही क्या है, इसका एनोड है बच्चों। और इसमें जो कैडमियम है वो कितना होता है? 12.5% होता है। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि सर ये एनोड तो आपने राइट साइड में बना दिया। बच्चों ध्यान रखिए कि लेफ्ट में कोशिश करें, बना दिया कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें मालूम है कि कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, उसको कैसे जस्टिफाई करना है। ठीक है, अच्छा कैथोड में क्या है फिर? कैथोड के अंदर क्या है? मरकरी है, ये है आपका कैथोड। ठीक है क्या? अब देखो जो आपका यहाँ पे कैथोड है, इसके अंदर यहाँ पे क्या भरा होता है? यहाँ पे भरा है आपके पास में HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट। और यहाँ पे क्या भरा हुआ है? इसमें भरा है आपके पास, दिस इज कैडमियम सल्फेट .8/3H2O। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सेल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें फिलअप कर रहे हैं, आप होपफुली आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। ठीक है ना? और यही जो कैडमियम है, वो कैडमियम का जो सल्फेट है, ये कहाँ भी और कहाँ पे होता है? ये आपके इस वाले चैम्बर में भी, यहाँ पे भी पाया जाएगा। दिस इज द सेम। ठीक है, अब बचा हमारे पास ये वाला सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर देखिए क्या है, इस सेक्शन के अंदर होता है CdSO4 कैडमियम सल्फेट। बच्चों देखो, ये आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी वही है और इसमें भी वही है, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? ये कैसा होता है? संतृप्त होता है बच्चों। देखो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, बराबर बराबर, ऑलमोस्ट बराबर पानी के भी मॉलिक्यूल है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो सांद्रता ज़्यादा किसकी? CdSO4 की है, और ये यहाँ पे इस टाइप से है। और यहाँ पे लास्ट में आप इसके अंदर क्या कर देंगे? आप इसमें लास्ट में क्या कर दें? ये दो प्लेटिनम के तार लगे हैं, प्लेटिनम के तार लगे हैं। सेल से भी तो जो बाहर सिस्टम से जोड़ना है ना, विभव मापी में जोड़ना है ना, उसके लिए क्या होते हैं? इसमें दो तार लगे हुए रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है डायग्राम? अब देखो, अब इसकी अपन क्या करते हैं? कार्यविधि की बात करते हैं। अगर आप कार्यविधि की बात करोगे तो कार्यविधि के अंदर आपको एनोड और कैथोड की बात करनी है। ठीक है, एनोड और कैथोड की बात अगर आप करते हैं तो देखो क्या होता है, वही एनोड है, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्यों बच्चों? ऑक्सीकरण होता है। और धातु कैडमियम का क्या हो जाएगा? इसमें ऑक्सीकरण हो जाएगा, और वो Cd2++ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और यही चीज़ कैथोड के ऊपर रिडक्शन के लिए जाएगी। अब आप ये मत कहना कि बच्चों कैथोड पे क्या है, मरकरी, इसका रिडक्शन कर दो। मरकरी अभी जीरो स्टेट में है ना, किस में है? जीरो स्टेट में है, और आप इसको रिडक्शन करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन देंगे। भैया धातु है, जीरो से माइनस में थोड़ा चला जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर के। ये वाला Hg देखो यहाँ पे, ये 2+ में है, SO4 2- में है। देन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन रिसीव करेगा? ये HgSO4 रिसीव करेगा एट द कैथोड। कैथोड पे ये जो HgSO4 है वो ये रिसीव करेगा, और ये क्या हो जाएगा? Hg और SO4 2- के अंदर
ये डिपॉजिट हो गया। देखिए समझिए चीज़ को, ठीक है ना। यहाँ से अगर इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Hg2+ और SO4 2- बनेगा ना। इसमें से SO4 इज एज इट इज और Hg2+ है, उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 0 की तरफ चला गया, प्लस से 0 की तरफ, 2+ से 0 की तरफ। दैट मीन्स व्हाट कि ये क्या हो गया, ये एक रिडक्शन हो गया है। देखो ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिडक्शन है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं कि भैया इसमें कंप्लीट सेल रिएक्शन देख लें, है ना। कंप्लीट सेल रिएक्शन देखिए, देखो क्या है, इसका लेफ्ट साइड में ये है और इसके में ये है। तो कैडमियम प्लस मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो बच्चों, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं हटा ही दूं क्या इसको, ओके। मैंने इसको रब ऑफ कर दिया है। इधर क्या बन गया, Cd2+ प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने क्योंकि इधर वाले भी नहीं लिखे, इधर बना है Hg और SO4 2-। दिस इज व्हाट, दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो देखो आपको अगर वेस्टर्न सेल के बारे में कुछ पूछता है तो ये तो इसकी खूबियां हैं, ये इसका डायग्राम और असेंबली है और ये इसकी कार्यविधि है बच्चों, ठीक है। अब देखो बात क्या कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि भैया विभवमापी से ईएमएफ ज्ञात करेंगे, क्योंकि वो सेल को बिना कार्य किए विभव उसका पता कर सकता है, इसलिए हम विभवमापी का प्रयोग करेंगे। क्या होती है विभवमापी आगे देखेंगे, लेकिन हमें उसमें क्या होता है, एक सेल काम में लेना होता है, ठीक है। तो वहां पे बात ये आती है कि क्यों नहीं हम उसमें क्या करें, कोई साधारण या सामान्य जो आपके पास वैद्युत अपघटनी सामान्य वैद्युत रासायनिक सेल है वही काम में क्यों नहीं ले ले। तो वहां पे दिक्कत क्या आती है कि भैया वो स्थायी विभव नहीं देता है, वो उत्क्रमणीय नहीं होता है, उसका ताप गुणांक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको काम में नहीं ले सकते। तो फिर क्या करें, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज नाउ ए स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल, मानक वेस्टर्न सेल हमें काम में लेना पड़ेगा, जिसका डायग्राम आपके सामने है, जिसकी खूबियां विशेषताएं आपके सामने हैं। बोलिए क्लियर है क्या सब कुछ, ठीक है। अब हम इस मानक वेस्टर्न सेल का प्रयोग करते हुए विभवमापी से किसी भी सेल का विभव कैसे पता कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो अब आपके दिमाग में ये आए कि भाई ये जो विभवमापी है वो क्या चीज है। देखो विभवमापी जो है वो क्या होती है, विभवमापी एक 1 मीटर का उच्च प्रतिरोध के तार वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और ये जो विभवमापी है वो क्या होता है, पोगेनडॉर्फ के संपूरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, पोगेनडॉर्फ के संपूर्ण सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। देखिए मैं हेडिंग लिखता हूं, विभवमापी का प्रयोग, ठीक है। इसके प्रयोग से हम किसी सेल का ईएमएफ ज्ञात करेंगे जहां मानक वेस्टर्न सेल का उपयोग होगा, ठीक है। देखो विभवमापी पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है बच्चों, पोगेनडॉर्फ के संपूरक के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसके अनुसार यदि किसी सेल को, क्या कहता है ये संपूरण का सिद्धांत, यदि किसी सेल को उसके विभव के बराबर वाले दूसरे सेल से जोड़ा जाए तो धारा प्रवाह
रुक जाता है। देखो बच्चों गौर करना, हमें यहाँ पे करना क्या है, विभव मापी का प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं कि बच्चों जिस वक्त हम उस सेल का विभव देखें उस वक्त वो सेल लोड में ना हो, कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो। और आप देखिए कि संपूरक का सिद्धांत भी यही कहता है कि भाई अगर किसी सेल को आप विपरीत दिशा में लगा दोगे तो क्या हो जाता है, उस सेल का धारा प्रवाह रुक जाता है। और वही अपने को करना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो जरा कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके अंदर सिस्टम कैसा है, क्या उसका डायग्राम है, उसके बारे में हम लिखते हैं, ठीक है। विभव मापी में एक 1 मीटर का उच्च प्रतिरोध का तार होता है जो प्लैटिनम इरिडियम किसका बना है बच्चों, प्लैटिनम। देखो और भी धातुओं का बना होता है, मिश्र धातुओं का बना होता है, लेकिन यहाँ पे हम प्लैटिनम इरिडियम की बात करें। फिजिक्स में कुछ और बताया आपको धातु, तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रकार हो, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिक्स में आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वो किसका बना है, जो प्लैटिनम इरिडियम का बना होता है, ठीक है। जिसमें देखो क्या खूबियां हैं, 2 खूबियां होती है। एक तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है बच्चों। ये तार जो क्या है बहुत ज़्यादा कठोर होता है। देखो ये जो तार है ना, जैसे मान लीजिए ये तार है, इसके ऊपर आपको जो स्टिक जो होती है ना, स्टिक जिसको आप क्या बोलते हैं, सर्पी संपर्क बोलते हैं ना, तार लगा करके आप देखेंगे समझ में आएगा आपको। ऐसा होता है बच्चों, देखो ऐसा होता है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इस पे तार लगे हुए होते हैं। और इसको कहाँ चलाते हैं, जो ये आपका 1 मीटर का तार है ना, इसके ऊपर रगड़ते हैं, इधर उधर चलाते हैं, और गैल्वेनोमीटर में हम विक्षेप देखते हैं, उसके आधार पे ये काम करता है। तो बार बार अगर इस आप उच्च प्रतिरोध के 1 मीटर तार के ऊपर इस सर्पी संपर्क वाले को, इसको, इस जॉयस्टिक को अगर आप घुमाएंगे तो ये घिस नहीं जाएगा, घिसेगा ना, है ना। और देखो कोई भी तार का आर क्या होता है, एल और ए होता है ना। और अगर तार की मोटाई, अगर ये घिसेगा तो मोटाई कम होगी, मोटाई कम होगी तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा ना। ये कम होगा तो प्रतिरोध बदलेगा, प्रतिरोध बदलेगा तो उसका धारा प्रवाह बदल जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर के उसकी चालकता में प्रभाव आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस तार को कैसा लेते हैं, ये कठोर होता है, यह तार कठोर होता है। अतः क्या नहीं होगा, अतः सर्पी संपर्क, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं बच्चों, कंफ्यूजन होगा, जो कि, या आप इसको लिख दें जॉयस्टिक। सर्पी संपर्क जॉयस्टिक को रगड़ने पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड इसमें क्या होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। अतः क्यों उच्च रखना पड़ता है बच्चों, अतः इसमें धारा प्रवाह से गैल्वेनोमीटर का विक्षेप आसानी से नियंत्रित हो सके, ठीक है। देखो बच्चों एक चीज ध्यान देना, अगर मान लीजिए जैसे आप लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं, कार वाला गेम खेलते हैं ना, तो मोबाइल को जरा सा हिलाते कार बहुत ज़्यादा घूम जाए, हैं, तो क्या होगा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा ना।
समझ रहे हैं? जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं, माउस चलाते हैं, तो किसी किसी का माउस बहुत तेज होता है, तो आप जैसे ही माउस को चाहते हैं कि वो इस रुख पे आ जाए, प्रवाह रुख पे आ जाए, आप इस पे लाएंगे और वो यहाँ की बजाय क्या चला गया, आगे चला गया, आप वापस लाएंगे और यहाँ आ गया, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जितना ज़्यादा वो सेंसिटिव होगा उतना ही ज़्यादा उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता चला जाएगा। ये चीज़ की प्रॉब्लम इसमें आती है, और इसको दूर करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, उसके सेंसिटिविटी को कम करते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी वही बात है। क्या चीज़ कि अगर हम क्या करते हैं, जो जॉयस्टिक है, सर्पिस संपर्क है, उसको आप उस तार पे, प्रतिरोध तार पे जैसे ही मूव करते हैं, चलाते हैं, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर होगा उसमें विक्षेप आएगा। वही तो अपने को नोट करना है। और वो विक्षेप क्या होगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बहुत कम आ जाएगा। आप 0 लाना चाहते हैं, वो -1 चला गया, आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, वो +2 चला गया। तो जैसे जैसे तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा वैसे वैसे क्या होगा, आपको थोड़ा सा मूव करने पर रीडिंग भी थोड़ी सी ही मूव होगी, ठीक है ना। आपने तार पे इतना सा मूव किया, रीडिंग 10 चली गई, आप आधा करना चाहते हैं, यहाँ लाओगे और माइनस में चली गई, तो कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए प्रतिरोध इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारे पास में है विभव मापी, इसकी असेंबली बनाते हैं, ठीक है। देखो विभव मापी कैसी दिखती है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी है, मैंने अभी आपको बताया। विभव मापी में क्या है, ये 1 मीटर का तार लगा है, ठीक है। ये 1 मीटर का तार है, इस पर क्या होती है, स्केल लगी होती है ना, स्केल होती है, ठीक है। और ये जो तार है वो बाहर से, ठीक है, एक बाह्य स्रोत से जुड़ा होता है, बाह्य सेल। जो ये प्लस है और माइनस है, इसको आप सी बोल सकते हैं। ये क्या है, बाह्य सेल। और इस सेल का, इसका विभव सभी से या सबसे ज्यादा होता है। मतलब जितने भी आप इसमें सेल यूज करेंगे ना, उन सबसे ज्यादा क्या होगा, इसका विभव होगा। और ये क्या है, प्रतिरोध तार। ये है आपका प्रतिरोध तार। अब देखिए क्या है, यहाँ पर 2 टाइप के सेल हैं हमारे पास में, ठीक है। 2 टाइप के सेल हैं, एक ये है और एक ये है। एक ये X ले लिया मैंने, एक S ले लिया। ये प्लस माइनस, ये भी प्लस और माइनस, ठीक है क्या बच्चों। अब देखो इनको किससे जोड़ा हुआ है, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक साथ नहीं जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना, एक साथ नहीं जुड़ेंगे। गौर करना इस बात पे, मैं क्या कह रहा हूं। देखो मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। सी तो क्या हो गया, बाह्य सेल हो गया। एक्स क्या है, एक्स है आपका अननोन, अज्ञात सेल। अरे बच्चों हम कर क्या रहे हैं, इस असेंबली में, इस सिस्टम में हम कर क्या रहे हैं, जो अज्ञात सेल है उसका विभव पता करना है, ईएमएफ अपने को पता करना है। और उसके लिए एक अज्ञात सेल की आवश्यकता तो पड़ेगी ना, तो ये X क्या है, अज्ञात सेल हो गया, ठीक है। और S क्या है, S क्या है, मानक वेस्टर्न सेल। मैंने आपको कहा था कि हमने ये कहाँ यूज में लेना है, इस विभव मापी में काम में लेना है। और G क्या है, G क्या है, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चों, ये धारा के प्रवाह को बताता है कि किस दिशा में बह रहा है। और दूसरी बात, 0 आ गया, इसका मतलब धारा कहीं नहीं बह रही है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आती है, इसका मतलब धारा में प्रवाह नहीं हो रहा है। अब देखो क्या होता है, संपूरक सिद्धांत है। देखो ये क्या है, पोगेंडॉर्फ संपूरक सिद्धांत, पोगेंडॉर्फ नाम है उसका। लेकिन यह संपूर्ण का काम मतलब क्या है कि भैया किसी सेल के विपरीत दिशा में दूसरा सेल लगा दोगे जिसका विभव बराबर है, तो धारा प्रवाह रुक जाएगा। ये बाहर का सेल है, इसका विभव क्या होगा, सबसे ज्यादा, इन दोनों से ज्यादा विभव किसका, इस बाह्य सेल का होगा। अब देखो बाह्य सेल का परिपथ यहाँ पे ये है और आंतरिक सेल का परिपथ क्या है, ये घूम के यहाँ पे आ रहा है। और ये बाहर के सेल का जितना भी विभव है वो सारा क्या है, इस प्रतिरोध तार पर लगा हुआ है। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है,
सर्पी संपर्क है, ठीक है ना। ये तार लगा है और आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाएंगे, जहां पे भी जीरो विक्षेप आ जाए, पहले तो इस वाले अज्ञात सेल के साथ में आप क्या करोगे, इस प्रतिरोध तार पर चेक करोगे कि भैया गैल्वेनोमीटर जीरो विक्षेप कब देता है। तो पहले तो बाह्य सेल और अज्ञात सेल के बीच में हमने क्या किया, संपूर्ण करके देखा कि कब उनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाए, है ना। गैल्वेनोमीटर जीरो आ जाएगा, इसका मतलब प्रवाह नहीं हो रहा है। और गैल्वेनोमीटर को कैसे चेक करेंगे, ये सर्पी संपर्क है ना, इसको घुमाएंगे इसके ऊपर, मान लो इस वाले पॉइंट पर क्या आ गया, इस अज्ञात सेल को जोड़ रखा है, इस पे यहाँ पे क्या आ गया, जीरो विक्षेप आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी लंबाई XL हो गई। और फिर क्या करना है, दूसरा हमने ये मानक वेस्टर्न सेल गैल्वेनोमीटर में लगा करके चलाना है, तो इस वाले पॉइंट पे आया जिसकी लंबाई कितनी आ गई, SL आ गई, ठीक है। अब देखो कार्यविधि, ठीक है। पहले अज्ञात सेल को बाह्य सेल के साथ संपूर्ण में लाते हैं, जो गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप पर प्राप्त होता है, और तार की लंबाई कितनी प्राप्त होगी, XL प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरे में क्या किया, अब यही संपूर्ण मानक वेस्टर्न सेल के साथ करते हैं, जहां तार की लंबाई कितनी आ गई, SL प्राप्त होती है, ठीक है। अब ध्यान देना, जो दोनों के दोनों सेल हैं इनका अपना अपना विभव भी होगा, ठीक है। तो इनके जो विभव का आप बात करेंगे, तो ये विभव जो है, देखो सेल का विभव उसमें प्राप्त तार की लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। क्या, सेल का विभव कौन सा, अज्ञात सेल का विभव, ई से लिखते हैं ना, ई से लिखते हैं सेल के विभव को, किसका, एक्स वाले सेल का, ठीक है। तो EX क्या हो गया, अज्ञात सेल का विभव क्या हो जाएगा, उसकी प्राप्त लंबाई तार के ऊपर क्या है, XL है, ठीक है ना। और जो अपना नॉन वाला है मानक वेस्टर्न सेल, उसका विभव क्या होगा, वो भी क्या होगा, वो कुछ इस टाइप से होगा, अपनी उस तार की लंबाई के समानुपाती होंगे। देखो इन सेलों का विभव का अनुपात तार की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो ये दोनों सेल हैं, इनके विभव का अनुपात ये है, जो क्या होगा, इनके तार की लंबाई के अनुपात के बराबर आएगा। और आप देखो हमें क्या पता करना है, EX पता करना है ना, EX क्या है, उस अज्ञात सेल का विभव है ना, तो EX निकाल लो, EX बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर ले जाऊं तो XL बटा SL गुणा E ऑफ S, जहां ES क्या है, EX क्या है, अज्ञात सेल का विभव, और ES क्या है, मानक वेस्टर्न सेल का विभव।
और ये रहा EX, आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। XL आ गई ये वाली दूरी, SL आ गई ये वाली दूरी, XL ओवर SL इंटू ES, मतलब मानक वेस्टर्न सेल का विभव करोगे तो वो क्या आ जाएगा, अज्ञात सेल का विभव प्राप्त हो जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आती है कि नहीं आती है बात? ठीक है, क्लियर है क्या? तो इस टाइप से हमने क्या किया, उस सेल का EX मतलब X अज्ञात सेल का E विभव हमने पता कर लिया, जो क्या है यहाँ पे कैसा है, EMF कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। क्योंकि बच्चों अभी सेल क्या था, कोई काम में नहीं आ रहा था, लोड में नहीं है। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, जीरो विक्षेप दिखा रहा है, जिसका मतलब क्या है कि भैया सेल कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो जी बच्चों, आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा आप इसको नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं और फिर इसको पढ़ें। चलिए आगे बढ़ें हम। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको और ले लेते हैं आज की क्लास में। और वो टॉपिक क्या है, देखिए इसमें अगर आप बात करेंगे तो इस सेल के लिए आप दो चीज़ें हैं। एक है आपके पास गिब्स मुक्त ऊर्जा, है ना, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा और ये जो विभव है ना सेल का, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है बच्चों, वो चीज़ अपन अब देखेंगे। ठीक है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के विभव के मध्य क्या संबंध है, वो चीज़ अपन देखेंगे। ठीक है, देखिए गिब्स मुक्त ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा जी, तथा EMF में संबंध। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको इसे देख करके ये समझ में आ रहा होगा कि आपने 11th में पढ़ा होगा गिब्स मुक्त ऊर्जा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बताओ कौन से चैप्टर में पढ़ा था, बताओ कौन से चैप्टर में पढ़ा था गिब्स मुक्त ऊर्जा? आपने पढ़ा था इसको, किसमें पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ना। ठीक है, ऊष्मागतिकी में पढ़ा था। और वहां पे आपने क्या कहा था कि भैया डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है साहब। और इसको हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज समीकरण बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको, हेल्महोल्ट्ज समीकरण बोलते हैं। और यहाँ पे देखो ये किसके सापेक्ष लिखा हुआ है, ताप, एंट्रोपी और एंथैल्पी के सापेक्ष में लिखा हुआ है। और इसी को हम क्या कहते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा का ऊष्मागतिकी समीकरण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों, विद्युत रसायन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऊष्मागतिकी कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा। फिर यहाँ हम गिब्स मुक्त ऊर्जा की बात क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहला काम अपना यही है कि भैया हमने ऊष्मागतिकी के डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा का बात हम इस विद्युत रसायन में क्यों कर रहे हैं। तो देखो कोई सेल, ठीक है, विद्युत रसायन मतलब सेल, सेल के अंदर ही तो होते हैं सारे काम। कोई सेल विद्युत ऊर्जा वह क्या करता है, किसके बीच में, विद्युत ऊर्जा और जो आपकी रासायनिक ऊर्जा है, इन दोनों के बीच में क्या करता है, अंतर परिवर्तन करता है। तो कोई सेल विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा में अंतर परिवर्तन करता है। ठीक है, और देखो ऊर्जा, अच्छा ऊष्मागतिकी की क्या परिभाषा थी, किसी ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवाह चेक करते थे। ऊर्जा के दो रूपों के बीच में अंतर परिवर्तन को भी हम किस में लेते हैं, ऊष्मागतिकी में लेते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है बच्चों, एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है, अंतर परिवर्तन हो रहा है। अतः ऊर्जा के रूपों के अंतर परिवर्तन को ऊष्मागतिकी कहते हैं। अतः सेल एक ऊष्मागतिक
उपकरण है बच्चों, है ना। इसमें भी क्या हो रहा है, ऊष्मागतिक समीकरण, ऊष्मागतिक प्रोसेस प्रक्रम चल रहा है। हमने ये सिद्ध कर लिया कि भैया डेल्टा जी इस विद्युत रासायनिक या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए गलत नहीं है, ये केवल थर्मोडायनेमिक्स का ही होता है मानते हैं, लेकिन सेल में भी तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ही चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऊर्जा के दो रूपों का अंतर परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ रही बात। अब देखो, अब हम बात करते हैं सेल का कार्य उसके विभव व प्रवाहित आवेश के गुणा के बराबर होता है। मतलब कार्य जो है ना बच्चों W, वो किसके बराबर है, उसके विभव और प्रवाहित आवेश क्या था, Q इंटू प्रवाहित विभव क्या है, E। ठीक है, E। ठीक है, अब देखो Q क्या होता है, हमने लिखा था कि जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश। ठीक है, ये क्या है, फैराडे। क्या है बच्चों, फैराडे है कि नहीं है। और ये क्या है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो आवेश की जगह मैं ये लिख दूं तो W इज इक्वल्स टू NF इंटू E, तो मैं इसको लिख दूं NFE। समझ में आ गई क्या बात। तो किसी भी सेल का अगर कार्य आपको निकालना हो तो आप लिख सकते हैं NFE लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज इन द जूल्स। तो आपने क्या किया, किसी भी सेल का वर्क डन निकाल लिया, आपने कार्य निकाल लिया, किसी भी उत्क्रमणीय सेल का कार्य निकाल लिया। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, क्योंकि ये सेल क्या है, क्योंकि यह सेल कौन सा, विद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहे हैं। कैसे होते हैं, स्वतः प्रक्रम स्पॉन्टेनियस वाला है ना। मतलब इसमें हमने बाहर से कोई एनर्जी नहीं दी है, बाहर से कार्य करने के लिए कोई एनर्जी नहीं दी है, उसने खुद ने रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया है। अब जब वो स्वतः परिवर्तित है तो उसके अंदर कोई तो ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा होगा, कोई तो उसके पास स्रोत है उसको कार्य करने का, है ना। पंखा चला दिया बैटरी ने, तो पंखा चलाने के लिए उसके पास कोई तो ताकत होगी, हमने तो बैटरी को कुछ नहीं दिया, उसमें केमिकल भरा हुआ है, तो वो स्वतः प्रक्रम है। अतः ये जो काम किया है ना, यह है कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा के अवशोषण से होता है। अब बच्चों देखो, डेल्टा G क्या होता है, G2 माइनस G1 होता है ना, होता है कि नहीं होता है। और क्योंकि ऊर्जा अवशोषित हो रही है, अवशोषित होती है। ध्यान देना, गिब्स मुक्त ऊर्जा को अभी मैं कोरिलेट करूंगा पहले से। ये मैंने क्या लिखा, अंतिम अवस्था की गिब्स ऊर्जा, प्रारंभिक अवस्था की गिब्स ऊर्जा, वही तो है अंतर डेल्टा। और हमने कहा कि भैया गिब्स मुक्त ऊर्जा अवशोषित हो रही है, जब भी कार्य कर रहा है तो अगर गिब्स ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो क्या होगा, डेल्टा G बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब कोई भी सेल कार्य कर रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए। अतः कार्य करते सेल का डेल्टा G हमेशा नेगेटिव होगा, अदरवाइज वो सेल काम नहीं करेगा बच्चों। और ये जो आपके पास में अब रिलेशन आने वाला है ना, गिब्स मुक्त ऊर्जा और विभव का, EMF का, उसी से आप किसी भी रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं कि भैया वो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, वो सेल काम करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि कोई सेल काम करता है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो वो अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, वो अभी इस रिलेशन से पता चलेगा। अभी देखो कि जो कार्य है ना, ये जो कार्य है ना, वो गिब्स मुक्त ऊर्जा के अवशोषण से ही है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा का अवशोषण जितना होगा मतलब डेल्टा G जो है वो जितना होगा, वही क्या है, W के बराबर होगा कि नहीं होगा, कार्य के बराबर होगा कि नहीं होगा। और जो कार्य है उसका हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकाले थे, NFE निकाले थे कि नहीं बच्चों। ठीक है, क्योंकि स्वतः प्रक्रम है तो
तो डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव हो जाएगा, है डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव इज इक्वल्स टू एन एफ ई, और मैं इस नेगेटिव को हटा करके यहाँ पे लगा सकता हूँ। आप मैथमेटिक्स इतनी तो जानते हैं। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, विभव ईएमएफ और डेल्टा जी में गिब्स मुक्त ऊर्जा में रिलेशन क्या आ गया, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और एफ क्या है, फैराडे। ई क्या है, उसका विभव है। ई क्या है, सेल का विभव। बार बार हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला है बच्चों। और जब जब डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव, सेल कार्य करेगा। अग्र दिशा, अग्र दिशा, डेल्टा जी पॉजिटिव अगर है, सेल कार्य नहीं करेगा। या पावर लगा दो बाहर से, तो पश्चिम दिशा, सेल को आप वापस से चार्जिंग पे लगाते हैं ना। और डेल्टा जी क्या है, जीरो, तो क्या बोलेंगे इसको, साम्यावस्था। तो किसी भी सेल के अंदर कार्य होगा या नहीं होगा, वो आप बता सकते हैं उस डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा की वैल्यू से बता सकते हैं। ठीक है, क्या समझ में आ रही है क्या बात? देखो अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। एग्जाम्पल, दो रिएक्शंस देता हूं बच्चों, ध्यान देना। एक तो मेरे पास है रिएक्शन जिंक 2+ से Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरी आपके पास जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन देखो, मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, Cu से Cu2+ और जिंक 2+ से जिंक। देखो इनमें डिफरेंस क्या है बच्चों, लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं, एनोड, इसमें एनोड क्या है, जिंक, इसमें एनोड क्या है, कॉपर। अब बच्चों देखो, आपको ऐसे बोले कि भैया ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो आप क्या देखेंगे कि भाई आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखो। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। आप याद कीजिए कि भैया जिंक का विभव कितना था, माइनस में 0.76, कॉपर का कितना था 0.34। हमें मालूम है कि जिसका कम विभव है उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। कम किसका आया, जिंक का। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिंक का हो रहा है, तो बात सही है, इट इज ओके, फाइन। इसको आप गौर करके देखिए, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है ना। देखो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जबकि कॉपर का विभव तो जिंक से ज्यादा होता है, तो ये तो पंगा हो गया ना, ये गलत है, ये नहीं पॉसिबल है। और यही चीज आपको किससे एक्सप्लेन करनी है, इस डेल्टा जी से एक्सप्लेन करनी है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि भैया इसके अंदर विभव कितना होता है, इस सेल का विभव कितना होता है, निकाला था ना मैंने डेनियल सेल, 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इसमें विभव कितना हो जाएगा, अगर सेल को ऐसे रखने पे इतना आ रहा है तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब लगाइए डेल्टा जी माइनस एन एफ ई, एन इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित हो रहे हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना इसने 2 ले लिए, तो टोटल कितने हो गए, 4। अरे नहीं, 4 नहीं, वही तो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने दिए थे वही तो इसने लिए हैं, तो 2 ही है इलेक्ट्रॉन। बच्चों गलती नहीं करना है, -2 इंटू एफ कितना 96500, और ई कितना 1.10, और डेल्टा जी क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, नेगेटिव। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो माइनस का साइन है यहाँ, देखिए डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, एन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन तो वही 2 जा रहे हैं, -2 इंटू एफ कितना है 96500। अरे बच्चों ई क्या है, -1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस को गुणा कर दो तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू प्लस का आ गया। सेल कार्य नहीं करेगा, है ना, सेल कार्य करेगा। दूसरी बात, अभिक्रिया संभव है, अभिक्रिया असंभव है। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलते जाओ भाई, बोलते जाओ, ठीक है। तो ये गिब्स मुक्त ऊर्जा और ईएमएफ के बीच में रिलेशन है, और इसी से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल के लिए ये बता सकते हैं कि भैया उसमें रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हुए, आप लोग इनको पढ़ें, नोट्स बनाते रहें। अब जल्दी आपकी लाइव सेशन अटेंड किया जाएगा एक, और फिर उसमें प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स पे हम फोकस करेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट द नोट्स व्हाट यू हैव बीन मेड। आप लोगों ने जो नोट्स बनाए वो भी देखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे।
ओके बच्चों, चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर्स। अगले लेक्चर में मिलते हैं। चलिए थैंक यू। अब इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन भी कर लें, थोड़ा सा सही दिख रहा है अब।